हेलो दोस्तों। उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी है। क्या बात करेंगे हम बेटा? ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में। जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जो ऑक्साइड है वो चार प्रकार के होते हैं। जी हाँ, ऑक्साइड बेटा चार प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं, एक अम्लीय ऑक्साइड, एक क्षारीय ऑक्साइड, एक उभयधर्मी ऑक्साइड और चौथा हमारा उदासीन ऑक्साइड। ये चार प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। किसी भी ऑक्साइड की प्रकृति अगर मुझे देखनी है, उसकी नेचर देखनी है कि वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है या उभयधर्मी है, तो उसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है बेटा। किसके अंदर? पानी के अंदर। देखो आज की जो बात है, एक एक बात दिमाग में डाल लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस चाहे कंपटीशन की बात करें उसमें भी आता है, चाहे आप एग्जाम की बात करें, 11th 12th एनीवन किसी भी एग्जाम की बात करें, एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, तो किसी भी ऑक्साइड की प्रकृति बताने के लिए कि वो ऑक्साइड किस नेचर का है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, किस नेचर का है, उसको पानी के अंदर डाला जाता है। राइट। अब जब मैं पानी के अंदर उसको घोल दूंगा, तो पानी के अंदर घोलने के बाद वो जो उसका सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन को लिटमस पेपर पे डाला जाता है। अगर बेटा ध्यान से सुनना, अगर उसने नीले लिटमस पेपर को लाल कर दिया तो इसका मतलब वो अम्ल है, उसका जलीय विलयन अम्लीय हो गया, मतलब वो जो ऑक्साइड है वो अम्लीय होगा। अगर उसका ऑक्साइड का जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, अब लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करते हैं? जो क्षार होते हैं। इसका मतलब उस ऑक्साइड का जो जलीय विलयन है वो क्षारीय हो गया, मतलब वो ऑक्साइड क्षारीय होगा। और अगर लिटमस पेपर के प्रति कोई रिएक्शन नहीं होती, ना लाल लिटमस पेपर नीला हो रहा, ना नीला लिटमस पेपर लाल हो रहा, इसका मतलब वो कैसा ऑक्साइड है? उदासीन ऑक्साइड है। तो इस तरीके से हम ऑक्साइड की नेचर को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। ध्यान रखना बेटा, एक एक टॉपिक और एक एक बात को नोट करना है, अच्छे से दिमाग में डालना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आता है। मैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ रिपीट करूंगा। साथ में हम कुछ यहाँ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देखेंगे, जो एनसीईआरटी बेस पर है बेटा, उनको भी हम ट्राई करने वाले हैं। एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें भी हम देखेंगे। राइट। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 14 है, और आज हम बात करने वाले हैं ऑक्साइडों की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि किसी भी ऑक्साइड की प्रकृति देखने के लिए उसको हमें कहाँ डालना होता है बेटा? हाँ, कहाँ डालना होता है? पानी के अंदर डालना होता है। ऑक्साइड की प्रकृति, ऑक्साइड की प्रकृति। उससे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्साइड क्या होते हैं। भाई ऑक्साइड जो होता है वो धातु और अधातु दोनों से जब ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाती है, धातु हो चाहे अधातु हो, जब दोनों से ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाती है तो एक द्विअंगी यौगिक बाइनरी प्रोडक्ट बनता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सोडियम है बेटा, Na2। अब ये ध्यान रखना एक बात, वैद्युत ऋणात्मकता जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, इससे पिछला लेक्चर यही था, वैद्युत ऋणात्मकता। वैद्युत ऋणात्मकता का ऑर्डर याद हो आपको? फोन, Cl, फोन मोबाइल नहीं, फोन FON, फोन ClBr, डैश कार्बन डैश 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 हाइड्रोजन, और यहां पर मेरे पास आती है धातु। धातु में जैसे हमारा सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, मैग्नीशियम वगैरह हो गया। ध्यान सुनना, ये मेरे पास, ये धातु को मैंने ऑर्डर में नहीं लिख रखा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि धातु आएगी। ये मेरे पास विद्युत ऋणात्मकता का घटता क्रम है। विद्युत ऋणात्मकता का बेटा क्या है? घटता क्रम। विद्युत ऋणात्मकता का घटता क्रम। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगी F की, उससे कम होगी O की, उससे कम होगी N की, उससे कम होगी Cl की, उससे कम होगी Br की, उससे कम होगी I की, उससे कम कार्बन की, उससे कम हाइड्रोजन की, और सबसे कम होगी धातु की। सबसे कम किसकी होगी? धातु की। अब ध्यान से सुनो बेटा, जब आपने पानी के अंदर, ध्यान से सुनना बेटा, जब आपने पानी के अंदर, ये पानी है और इसके अंदर चीनी को डाला, तो बताओ पानी का जो सॉल्यूशन बनेगा, जो चीनी का जो विलयन बनेगा, वो कैसा होगा? जाहिर सी बात है मीठा होगा। मीठा किसके कारण हुआ? क्या पानी के कारण मीठा हुआ? नहीं भाई, किसके कारण हुआ? चीनी के कारण हुआ। भाई पानी के अंदर आपने चीनी डाली तो पानी का जलीय विलयन कैसा हो गया? सॉरी, चीनी का जलीय विलयन कैसा हो गया? मीठा हो गया। अब आपने पानी के अंदर नींबू डाला,
क्या डाला बेटा? नींबू, बहुत सारा नींबू डाला पानी के। तो अब बताओ पानी कैसा हो जाएगा? बिल्कुल खट्टा हो जाएगा। कैसा भाई? खट्टा हो जाएगा, क्योंकि नींबू खट्टा होता है। पानी के अंदर आपने नमक डाला, क्या डाला बेटा? नमक पानी के अंदर। तो नमक कैसा होता है? खारा, इसलिए पानी कैसा हो जाएगा? खारा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ पानी के अंदर जिस चीज को डाला जाता है पानी उसी की नेचर ले लेता है। पानी के अंदर बेटा हमने किसे डाला? पानी के अंदर जब हमने चीनी को डाला, चूंकि चीनी की नेचर मीठी होती है, चीनी मीठी होती है इसलिए पानी मीठा हो गया। नींबू डाला, नींबू खट्टा होता है इसलिए पानी खट्टा हो गया। नमक डाला, नमक खारा होता है इसलिए पानी खारा हो गया। तो इसी प्रकार पानी के अंदर मैं जैसा ऑक्साइड डालूंगा तो विलयन उसी ऑक्साइड की नेचर ले लेगा। अब मैंने पानी के अंदर डाल रखा है बेटा, पानी है मेरे पास, ही वाटर है, और इसके अंदर मैंने डाल दिया सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। अब पानी के अंदर किसी भी ऑक्साइड को डालोगे आप, ध्यान से सुनना बेटा, पानी के अंदर किसी भी ऑक्साइड को डालोगे तो वो ऑक्साइड पानी के साथ जुड़ जाएगा, मतलब जल योग अभिक्रिया देगा, वाटर एडिशन रिएक्शन देगा, जल योग अभिक्रिया। पानी के अंदर किसी भी ऑक्साइड को डालो तो पानी उसके साथ जुड़ जाएगा, योगात्मक हो जाएगी। आप सुनो बेटा आगे, जब जुड़ेगा तो याद रखना जो पहले आता है तत्व, जो आगे आता है, वो तत्व आगे आता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। वो तत्व आगे आता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl, H आगे क्यों लिखते हैं हम? ClH क्यों नहीं लिखते भाई? भाई ये भी तो लिख सकते हैं, बताओ यही क्यों लिखते हैं? क्या आपने ऐसे कभी लिखा हुआ देखा है किसी बुक में? नहीं देखा होगा। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि भाई H की विद्युत ऋणात्मकता कम है, Cl की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उसको शुरू में लिखते हैं, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है उसको बाद में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, भाई NaCl क्यों लिख रखा हमने? ClNa भी तो लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखते हम। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि Na की विद्युत ऋणात्मकता कम है इसलिए Na को शुरू में लिखा जाएगा, Cl की ज्यादा इसलिए Cl को बाद में लिखा जाएगा। तो बेटा जब आप वाटर एडिशन रिएक्शन कराओगे तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी उसको शुरू में लिखेंगे, उसको कहां लिखेंगे बेटा? शुरू में लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, मेरे पास यहां पर सोडियम है और यहां पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन तो दोनों के अंदर ये कॉमन है। अब आप देखो सोडियम और हाइड्रोजन दोनों में से विद्युत ऋणात्मकता किसकी कम है? आप कहोगे सोडियम की कम है, तो बस सोडियम को शुरू में लिखेंगे, हाइड्रोजन को बाद में लिख लेंगे। राइट, बहुत अच्छा। ध्यान से देखना बेटा, जब आप सोडियम को शुरू में लिखोगे तो सारों को जोड़ दो, Na2 बना, दो Na जोड़ना है आपको, एक को ए ये रहा, एक को ये रहा, तो O2 बना और H2 बना, यही बन गया। जुड़ने के बाद यही तो होगा, Na2 O2 H2। क्या हुआ बेटा? Na2 O2 H2, राइट। अच्छा, दोनों के पास देखो, सॉरी तीनों के पास दो है, Na भी 2 है, O2 भी 2 है, H2 भी 2 है, दो कॉमन ले लो। तो जैसे दो कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा? NaOH मिलेगा। क्या मिलेगा? NaOH मिलेगा। इसका मतलब जब आप पानी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हो, Na2O मिलाते हो, तो ये पानी के अंदर जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2NaOH में। अब बताओ NaOH कैसा होता है? क्षारीय। इसका मतलब जो सोडियम ऑक्साइड का जलीय विलयन होगा वो कैसे होगा? क्षारीय होगा। तो ये जब सोडियम ऑक्साइड को आप पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे तो इसका जलीय विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, राइट। अब जैसे आप इसको लिटमस पेपर पे डालोगे और लाल लिटमस पेपर पे डालोगे तो लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। क्लियर है बात? इसका मतलब इसका जलीय विलयन कैसा हो गया? क्षारीय। किसके कारण हुआ होगा क्षारीय बेटा? Na2O के कारण। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, इसका जलीय विलयन क्षारीय हुआ किसके कारण? Na2O के कारण। इसका मतलब Na2O की नेचर कैसी है? क्षारीय। तो ये कैसा ऑक्साइड है हमारा? क्षारीय ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड है बेटा? क्षारीय ऑक्साइड। बात समझ में आई मेरी? बहुत अच्छा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास बेटा Cl2O7 है, Cl2O7। इसको पानी के अंदर डालना जरा, Cl2O7 को पानी के अंदर डाला और मुझे चेक करना है कि भाई इसका जो जलीय विलयन है वो कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है, राइट। मैंने पानी के अंदर डाला। अब मैं जानता हूं किसी भी ऑक्साइड को पानी के अंदर डाल दो वो जल योग अभिक्रिया देता है, जल उसके अंदर जुड़ जाता है।
लेकिन जब मैं लिखूंगा तो मैंने बताया कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उसको शुरू में लिखते हैं, जिसकी ज्यादा होती है उसको बाद में लिखते हैं, लेकिन जिसकी कम है उसको ध्यान देना है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ Cl है और हाइड्रोजन है, Cl और हाइड्रोजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कहाँ आएगा? शुरू में आएगा। भाई जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है वो शुरू में आ जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको? बहुत अच्छे। तो हाइड्रोजन आ जाएगा शुरू में, तो हमें मिलेगा H2, जोड़ना है मुझे Cl2, H2 Cl2 और O7 और एक O8 हो जाएगा। H2 शुरू में आ गया बेटा, Cl2 7 और एक 8, O8 हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बहुत अच्छे। अब दो कॉमन है भाई, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो कॉमन ले लो, तो अब यहां पर H बचेगा, यहां पर Cl और यहां पर O4 बचेगा, HClO4। जब आपने Cl2O7 यानी कि क्लोरीन ऑक्साइड को पानी के अंदर डाला, हाँ क्लोरेट बोलते हैं, क्लोरेट, हाँ हाइपोक्लोरेट अम्ल। अच्छा, H2Cl2, तो हमें क्या मिला? मैं वही लिख देता हूं यहां पर, हमें यहां पर क्या मिला? HClO4 मिला, HClO4, HClO4, राइट? बहुत अच्छा। अब ये जो HClO4 है, HClO4 है, यहां से हमें H प्लस देगा, ClO4 पे माइनस आएगा, मतलब इसकी नेचर कैसी हो जाएगी? क्योंकि यहां से मुझे H प्लस देगा बेटा, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये आपको क्या देगा? H प्लस। अब जो H प्लस देते हैं वो अम्ल होते हैं, और ये हमारे पास कैसी नेचर शो करेगा? अम्लीय प्रकृति। कैसी शो करेगा बेटा? अम्लीय प्रकृति, क्योंकि H प्लस देगा। जैसे आप इसको नीले लिटमस पेपर पे डालोगे तो इसका जली विलयन नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देगा? लाल कर देगा। और एक और बात, ये हमारे पास अम्ल है, कैसा अम्ल है? परबल अम्ल है भाई साहब। कैसा है? परबल अम्ल। नीले लिटमस पेपर को इसका जली विलयन कैसा कर देगा? लाल कर देगा। किसके कारण करेगा? Cl2O7 के कारण। इसका मतलब Cl2O7 कैसा ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है बेटा? अम्लीय ऑक्साइड है। क्लियर है बात समझ में आ गई होगी। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि किसी भी ऑक्साइड को पानी के अंदर डालो, और जब पानी के अंदर डालोगे तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसको लिटमस पेपर पे चेक कर सकते हो कि ये अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा। और जैसे मैंने रिएक्शन के थ्रू भी समझाया कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि ये अम्लीय ऑक्साइड है या फिर क्षारीय ऑक्साइड। जैसे MgO को पानी के अंदर डालो तो आप जानते हो Mg धातु, धातु की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, हाइड्रोजन की ज्यादा होती है, इसलिए जब जुड़ेगा तो MgO2 H2 बना लेगा, MgO2 H2 बना लेगा। और आप जानते हो बेटा O और H के बीच 2 का डिफरेंस है, इसलिए मैं इसे लिख सकता हूं MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। और आप बहुत अच्छे जानते हो जो OH माइनस देते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय। इसका मतलब ये कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो क्षारीय जो प्रॉपर्टी है वो किसके कारण? MgO के कारण। तो MgO कैसा ऑक्साइड है बेटा? क्षारीय ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि हमारे पास किसी भी ऑक्साइड की नेचर अगर देखनी है तो उसको किस में डाल दो? पानी के अंदर डाल दो। ये बात क्लियर हो गई होगी, विद एग्जांपल समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ऑक्साइड की जो नेचर है वो कैसे घटती है और कैसे बढ़ती है। तो हमने देखा था कि जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, आवर्त में कहां से चलते हैं बेटा? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, तो फिर बेटा याद रखना अम्लीयता बढ़ती है, बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है, क्षारीयता घटती है। अम्लीयता बढ़ती है, क्षारीयता घटती है, क्षारीयता घटती है। अब ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए कि जब मैं किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलूंगा तो फिर मेरी अम्लीयता बढ़ेगी और क्षारीयता घटेगी। क्यों? क्योंकि भाई आप जानते हो जो धातु होती है, जो धातु होती है, आपने देखा होगा अभी, देखा होगा आपने कि जो मेरे पास सोडियम ऑक्साइड था, जो मेरे पास Mg ऑक्साइड था, वो क्षारीय आया। चेक करो बेटा, Mg ऑक्साइड ये भी धातु है और ये भी धातु है, तो धातुओं के ऑक्साइड हमारे पास क्षारीय है, जबकि बेटा अधातुओं के ऑक्साइड हमारे पास जो क्लोरीन है वो अधातु है, तो अधातु का ऑक्साइड कैसा आया? हमारा अम्लीय आया। तो जब धातु के ऑक्साइड की बात होगी तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये बात आपके मतलब पल्ले पड़ जानी चाहिए। धातु के ऑक्साइड कैसे होंगे? क्षारीय,
अधातु के ऑक्साइड कैसे होंगे? अम्लीय। राइट, तो अब आगे बढ़ते हैं। जो हम बात करें, जब मैं किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलता हूं तो अधात्विक लक्षण बढ़ता है। अधात्विक, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है तो अधात्विक लक्षण बढ़ता है, और चूंकि अधात्विक लक्षण बढ़ रहा है इसलिए हमारी क्या बढ़ेगी? अम्लीयता बढ़ेगी और क्षारीयता घटेगी। जब मैं ऊपर से नीचे की ओर चलता हूं तो बेटा धात्विक लक्षण बढ़ता है, धात्विक लक्षण बढ़ता है, इसलिए हमारे पास ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है, अम्लीयता घटती है, अम्लीयता घटती है, अम्लीयता घटती है। तो किसी भी आवर्त में जब मैं चलूंगा तो अम्लीयता बढ़ेगी, क्षारीयता घटेगी। किसी जब मैं वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलूंगा तो क्षारीयता बढ़ेगी, अम्लीयता घटेगी। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जब मैं ऊपर से नीचे की ओर चलूंगा तो भाई मेरे पास क्षारीयता बढ़ेगी, अम्लीयता घटेगी। सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा? सीजियम। किससे ज्यादा? आरबी से। आरबी ज्यादा क्षारीय होगा के से, के ज्यादा क्षारीय होगा एनए से, और एनए ज्यादा क्षारीय होगा एलआई से। लेकिन जब मैं बात करूंगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऊपर से नीचे की ओर क्षारीयता बढ़ेगी लेकिन ऐसे क्षारीयता घटेगी, ऐसे क्षारीयता घटेगी। इसका मतलब जो लिथियम की क्षारीयता है वो बेरिलियम से ज्यादा है। यानी कि अगर मैं लिथियम ऑक्साइड की बात करूं तो इसकी क्षारीयता ज्यादा होगी बेरिलियम ऑक्साइड। ऐसे चलने पर क्षारीयता घटेगी, ऐसे चलने पर क्षारीयता बढ़ेगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम बात करें तो बेटा ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में। आप देख सकते हो ऑक्साइड द्विअंगी यौगिक, जिसे हम बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं बेटा, होते हैं, द्विअंगी यौगिक होते हैं बेटा। राइट, अच्छा, जो अन्य तत्वों के साथ, जो अदर एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से बनते हैं। भाई कोई भी अदर एलिमेंट से उसकी ऑक्सीजन से क्रिया कराओ, उसके थ्रू बनते हैं। यह धातु और अधातुओं से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। जो धातु और अधातु होते हैं उनसे क्रिया करके जब ऑक्सीजन उनसे क्रिया करती है तो ऑक्साइड बनाती है। ये बात आपको पता होगा। ऑक्साइड के बारे में पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि धातुओं की एक एक पॉइंट नोट करना है और उसको समझना भी अच्छे से। धातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। जितने भी धातु के ऑक्साइड होंगे वो जल से क्रिया करके क्या बनाएंगे? क्षार बनाएंगे। इसलिए धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। इसलिए धातुओं के जितने भी ऑक्साइड है वो बेसिक होंगे। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो Na2O, MgO, K2O, CaO, जितने भी धातु हैं, जितने भी धातु हैं, और भी ले सकते हो बेटा, Rb2O, SiO, ये सब के सब क्या है? क्षारीय ऑक्साइड। तो जो धातुओं के ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे बेटा? क्षारीय होंगे। अब इनकी क्षारीयता कैसे घटेगी, कैसे बढ़ेगी? तो इनकी क्षारीयता भाई ऊपर से नीचे की ओर चलने पर बढ़ती है, बढ़ती है, और बेटा आवर्त में चलने पर घटती है। आवर्त में चलने पर घटते। जब मैं आवर्त में चलूंगा ऐसे तो घटेगी, जब ऊपर से नीचे के चलूंगा तो क्षारीयता बढ़ेगी। याद रखना, क्षारीयता अम्लीयता के अपोजिट होती है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। मैं अगर क्षारीयता की बात करूं तो जब मैं आवर्त में चलूंगा क्षारीयता घटेगी, जब मैं वर्ग में चलूंगा तो क्षारीयता बढ़ेगी। राइट, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट को नोट करना है अच्छे से। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, जब मैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाता हूं तो धात्विक गुण बढ़ता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। इसलिए बेटा ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति भी बढ़ती है। जैसे कि मैं बता रहा था कि जब मैं ऊपर से नीचे की ओर चलता हूं तो भाई धात्विक गुण बढ़ेगा, जिस कारण बेटा धातु की क्षारीयता भी बढ़ेगी। राइट, तीसरा पॉइंट, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, जब मैं आवर्त में बाएं से दाएं जानता हूं, ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति कम होती है। जैसा कि मैं बता रहा था कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्षारीयता घटती है, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्षारीयता बढ़ती है। चौथा पॉइंट देखो बेटा, अधातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्लीय विलयन बनाते हैं। जितने भी अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो जल से क्रिया करके अम्लीय विलयन बनाते हैं। इसलिए अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो अधातुओं के ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं? अम्लीय। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो Cl2O7, Cl2O, Br2O, N2O3, NO2, है ना, और N2O5, P2O3, P2O5, बहुत सारे आदि। ये सब के सब कैसे ऑक्साइड है हमारे पास? अम्लीय ऑक्साइड है।
ये सब के सब क्या है, अम्लीय ऑक्साइड। तो अधातु जैसे CO2 बहुत सारे हो सकते हैं, ये सब अम्लीय ऑक्साइड। तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। नोट कर लेना इनको यहाँ इसी पॉइंट के नीचे, ये सब कैसे होते हैं बेटा, अम्लीय ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट देखो 5वां, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। जब मैं आवर्त में बाएं से दाएं चलता हूं तो मैंने बताया था अधात्विक गुण बढ़ता है, जिस कारण अम्लीय प्रकृति बढ़ती। मैं ऐसे चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं बेटा आवर्त में बाएं से दाएं, तो फिर क्या होगा, अधात्विक गुण बढ़ेगा, जिस कारण बेटा अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। याद रखना, यानी कि नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है और जो सल्फर का ऑक्साइड है, ठीक है, इस तरीके से देखो बेटा आप कैसे नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होगा और जो फ्लोरीन का ऑक्साइड होगा, राइट, फ्लोरीन का भी ऑक्साइड नहीं बनता, तो यहां पर हम ऐसे नहीं लेते हैं, कार्बन का जो ऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होगा, ऐसे चलने पर बेटा, ऐसे चलने पर हमारे पास क्या होगा, हाँ, अम्लीयता बढ़ेगी। मतलब एक मेरे पास CO2 का ऑक्साइड है और एक मेरे पास NO2 का ऑक्साइड है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ किसकी अम्लीयता ज्यादा है, तो आपको भाई ऐसे चलने पर अम्लीयता बढ़ती है ना, तो फिर NO2 की अम्लीयता ज्यादा होगी, किससे, CO2 से। NO2 की अम्लीयता ज्यादा होगी किससे बेटा, CO2 से। क्लियर है बात, हाँ, डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आपको एक एक पॉइंट नोट करना है अच्छे से। अच्छा, कुछ ये वाले जो पॉइंट है इनको हाईलाइट करना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट 6 और पॉइंट 7, क्योंकि ऐसे के ऐसे ही आपको क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे, ऐसे के ऐसे आपको क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे। Al2O3, SNO, ZNO, PbO, Cr2O3 और भी अदर हमारे पास ऑक्साइड होते हैं, लेकिन ये खास है, तथा BeO, इसे भी नोटिस करना इसे, क्योंकि क्योंकि क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, जितने पास क्षारीय मृदा धातु अल्कलीन अर्थ मेटल है, कौन कौन सी है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, इन सभी के अंदर ये जो बेरिलियम होता है, ये हमारे पास उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। तो याद रखना बेटा, क्षारीय मृदा धातु में कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो बेरिलियम हमारे पास कैसा कैसा धातु कैसा ऑक्साइड बनाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। क्या होता है बेटा उभयधर्मी ऑक्साइड, इसे नोट कर लेना अच्छे से, राइट। क्या होता है उभयधर्मी ऑक्साइड बेटा, ऐसा ऑक्साइड जो अम्लीयता और क्षारीयता दोनों प्रॉपर्टी शो करता हो, जो अम्लीयता की तरह भी बिहेव करता हो और क्षारीयता की तरह भी बिहेव करता हो, यानी कि अम्ल के अंदर क्षार की तरह, क्षार के अंदर अम्ल की तरह बिहेव करता हो, उसे बोलते हैं हम उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता हो, उसे अब क्या बोलते हैं बेटा, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो याद रखना Al2O3 इसे नोट कर लेना बेटा, इसे नोट कर लेना अच्छे से, और इसे अच्छे से नोट कर लेना, कैसे ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मैं बता चुका हूं, जो अम्लीयता और क्षारीयता दोनों नेचर शो करता हो। 7वां पॉइंट बेटा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कुछ सिलेक्टेड ऑक्साइड है, जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO और H2O, उदासीन ऑक्साइड। ये जो 4 हैं हमारे पास, ये कैसे ऑक्साइड है बेटा, उदासीन ऑक्साइड। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट कर लो इनको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से नोट कर लो दोनों, क्योंकि ये दोनों आपको कहीं ना कहीं टकरा जरूर जाएंगे। उदासीन ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, राइट। उभयधर्मी के अंदर तो कुछ और भी ऑक्साइड है, कुछ और भी ऑक्साइड है, बट इनके अंदर यही ऑक्साइड हमारे पास कैसे होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। क्लियर बात बेटा, आगे बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट देखो बेटा, 8वां पॉइंट ध्यान से सुनना, तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था, अगर ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है, वृद्धि होने पर ऑक्साइडों की अम्लीयता बढ़ती है, क्षारीयता घटती है। अगर बेटा ऑक्साइडों के अंदर सॉरी अगर ऑक्साइड में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, तो मैं कह सकता हूं जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होगी उसकी अम्लीयता भी ज्यादा होगी। कैसे, ध्यान से देखना बेटा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं समूह फर्स्ट है, ये समूह दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, पांचवा, छठा, पांचवों को हम यहां पर लिख सकते हैं बेटा 13वां, 14वां, 15,
16, 17 इन्हीं को ले लेते हैं। अब पहले के अंदर आता है लिथियम सोडियम, दो दो एलिमेंट ले लेते हैं। इसका बेरिलियम मैग्नीशियम, इसका बेटा तहरे का बोरोन एल्यूमिनियम, इसका कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन, ये ले लेते हैं। अब आप देखोगे, ध्यान से सुनना बेटा, इसके भारी कक्षा में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के भारी कक्षा या सोडियम के भारी कक्षा में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए इस पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +1 ऑक्सीकरण अवस्था है। मैंने ऑक्सीकरण अवस्था वाला चैप्टर आपको पढ़ा दिया। इस पर कितना चार्ज आएगा? +1, क्योंकि इसके भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए इस पे +1 चार्ज आएगा। इनके भारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो +2 चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा। इनके भारी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, +3 चार्ज आएगा। इनके 4 होते हैं तो +4, इनके 5 होते हैं तो +5, इनके 6 होते हैं तो +6, इनके 7 होते हैं तो +7। तो आप देख रहे होंगे जैसे मैं आवर्त में बाएं से दाएं चल रहा हूं तो मेरी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जा रही है, और चूंकि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है तो फिर मेरे पास अम्लीयता भी तो बढ़ रही थी, अम्लीयता बढ़ती है। बताओ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही थी? भाई जैसे मैं लेफ्ट राइट चल रहा था, बाएं से दाएं चल रहा था, तो अम्लीयता बढ़ती जा रही थी ना, ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। तो याद रखना, अगर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी तो फिर क्या? हाँ, अम्लीय ऑक्साइड यानी कि उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। मैं आपको समझाता हूं बेटा, मेरे पास एक ही एलिमेंट के 2 ऑक्साइड है, जैसे NO2 है और एक N2O5 है। मुझसे कह रहा है भाई बताओ इनमें से कौन सा ऑक्साइड ज्यादा अम्लीय है? नाइट्रोजन, एक ही परिवार का तत्व है। कहां गया ये रहा? ये भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड, और मुझसे कह रहा है कि बताओ भाई कौन सा ऑक्साइड ज्यादा अम्लीय है। कैसे बताओगे? एक ही परिवार का है, कैसे बताओगे? हाँ, ऑक्सीकरण अवस्था से। किससे बेटा? ऑक्सीकरण अवस्था से। चेक करो, जब यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। भाई नाइट्रोजन को X मान लो, एक ऑक्सीजन पे -2 कितने हैं? 2 बराबर 0, तो X - के 4 बराबर 0, X बराबर क्या आएगा? +4। तो यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। यहां पर बेटा, यहां पर कितनी है? नाइट्रोजन को X मान लूंगा, कितने नाइट्रोजन है? 2 से गुना करूंगा, प्लस -2, कितना ऑक्सीजन है बेटा? 5, तो 5 से गुना करूंगा बराबर 0, तो 2x, 5 दूनी 10, -10 बराबर 0, -10 उधर जाके कैसा होगा? +10, और +10 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? +5। यहां पर किस में बेटा? +5। ये ऑक्साइड +4 में, ये ऑक्साइड +5 में, और मैंने आपसे कहा था बेटा अगर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी तो फिर अम्लीयता भी बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ती है और क्षारीयता घटती है। तो अगर मैं कहूं इन दोनों में से कौन सा ऑक्साइड ज्यादा अम्लीय है, तो आप कहोगे भाई N2O5 ज्यादा अम्लीय है, NO2 कम अम्लीय है। लेकिन अगर दो ऑक्साइडों की बेटा ऑक्सीकरण अवस्था समान आ जाए, जैसे NO2 और CO2, ये भी +4 में और ये भी +4 में, तो फिर कैसे देखोगे? बस आवर्त में ऐसे चलेंगे, कार्बन नाइट्रोजन, ऐसे चलने पर अम्लीयता बढ़ती है, इसलिए बेटा NO2 की अम्लीयता ज्यादा होगी CO2 से। ये ऑर्डर भी आपको आना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि अगर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है तो फिर अम्लीयता बढ़ेगी, अगर ऑक्सीकरण अवस्था घटती है तो फिर अम्लीयता भी घटेगी। राइट, आगे बढ़ते हैं बेटा। वर्ग फर्स्ट ए के तत्वों का क्षारीय लक्षण का क्रम। मेरे पास वर्ग फर्स्ट ए के एलिमेंट है और इनकी क्षारीयता का ऑर्डर लिखना है बेटा, इनकी क्षारीयता का ऑर्डर लिखना है। तो ध्यान से सुनो, आपको पता है कि इनका ऑर्डर बना लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एक ही ग्रुप के एलिमेंट है फर्स्ट के, ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्षारीयता बढ़ती है। इसका मतलब सीजियम का ऑक्साइड जो होगा उसकी क्षारीयता ज्यादा होगी, आरबी से आरबी की ज्यादा होगी, के से ज्यादा होगी, एन से एन की ज्यादा होगी, एल से। तो आप लिख सकते हो बेटा कि मेरे पास सीजियम का जो ऑक्साइड है उसकी क्षारीयता ज्यादा है, किससे बेटा? Rb2 से। Rb2 की ज्यादा होगी K2O से, और K2O की ज्यादा होगी Na2O से, और NO2O की ज्यादा होगी Li2O से। तो ये आई होप कि आपको ये बात पता चल गई होगी। वर्ग दूसरे के तत्वों का क्षारीय लक्षण का क्रम, इन्हें भी ऑर्डर में रख लेते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम।
ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्षारीयता बढ़ती है, तो बेरियम का जो ऑक्साइड होगा वो ज्यादा क्षारीय होगा। किससे ज्यादा क्षारीय होगा भाई? हमारे पास एसआर से। किससे? एसआर से। और एसआर का ज्यादा क्षारीय होगा बेटा सी ए से, और सी ए ज्यादा क्षारीय होगा एमजी से, एमजी ज्यादा होगा बेरिलियम ऑक्साइड से। तो क्षारीयता का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। इसी के जस्ट अपोजिट अगर अम्लीयता की बात कर ले, किसकी? अम्लीयता की, तो इसका उल्टा हो जाएगा। ये ज्यादा अम्लीय ऑक्साइड होगा, ये ज्यादा अम्लीय ऑक्साइड होगा। तो अगर अम्लीय ऑक्साइड की बात कर रहा हूं तो क्षारीयता का उल्टा हो जाएगा। तो अगर एक आपसे आता है तो दूसरा आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मुझसे कह रहा है वर्ग 15 के तत्वों का क्षारीय लक्षण का क्रम बताओ। भाई वर्ग 15, इनको भी अरेंज कर लेते हैं। नाइट्रोजन है, फोस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। अब हम जानते हैं ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है। इसका मतलब बेटा आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेना, सबकी सेम आएगी। इसकी भी +3, 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 सबकी सेम है। अगर ऑक्सीकरण संख्या अलग होती तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होगी उसकी अम्लीयता ज्यादा होगी। क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण स्टेट सेम है, इसलिए ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्षारीयता बढ़ेगी। तो बिस्मथ ऑक्साइड की जो क्षारीयता होगी वो ज्यादा होगी एंटीमनी ऑक्साइड से, और इसकी ज्यादा होगी आर्सेनिक ऑक्साइड से। आर्सेनिक की ज्यादा होगी बेटा फॉस्फोरस के ऑक्साइड से, फॉस्फोरस की ज्यादा होगी नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। मैं बात कर रहा हूं क्षारीयता की, किसकी? क्षारीयता की। और अगर अम्लीयता की बात करते तो उल्टा हो जाएगा, अम्लीयता इसकी ज्यादा है, क्षारीयता इसकी कम है, तो अम्लीयता इसकी ज्यादा, उल्टा हो जाएगा अम्लीयता। मतलब अगर मैं अम्लीयता की बात करूं, अम्लीयता का क्रम, तो फिर उल्टा हो जाएगा भाई। फिर अम्लीयता ज्यादा किसकी होगी? N2O3 की। किससे ज्यादा होगी बेटा? P2O3 से। और P2O3 की ज्यादा होगी AS2O3 से। इसकी ज्यादा होगी Sb2O3 से, और इसकी ज्यादा होगी Bi2O3 से। ये अम्लीयता का ऑर्डर है, ऊपर वाला क्षारीयता का ऑर्डर है। क्लियर है बात बेटा? आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से सुनना बेटा। वो कह रहा है आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित युग्मों वाले तत्वों के सहयोग से बने यौगिक के अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। मुझे अणुसूत्र बताना है। उन्होंने कहा एक तो सिलिकॉन और ब्रोमीन से मिलकर जो अणुसूत्र तैयार होगा वो बताना है, एल्यूमिनियम और सल्फर से जो मिलकर अणुसूत्र तैयार होगा वो बताना है। भाई अणुसूत्र जब हम बनाते हैं या कोई भी फॉर्मूला जब हम बनाते हैं तो उसकी संयोजकता के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, जो सिलिकॉन है वो कार्बन सिलिकॉन, और अभी मैंने बताया था कार्बन जो होता है वो 14 ग्रुप का सदस्य है। कार्बन के बाहरी कक्षा में परमाणु क्रमांक 6 होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। तो इनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? संयोजकता। 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। अगर 4 से ज्यादा हो जाए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो उसमें से 8 घटा देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यानी कि मुझे पता चल गया कि सिलिकॉन की संयोजकता कितनी है बेटा? 4 है। सिलिकॉन की संयोजकता कितनी है? 4 है। तो सिलिकॉन के ऊपर लिख दो 4। अब आया मेरे पास ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 3535, तो 2 8 18। अब आप देखोगे इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 से ज्यादा, तो मैं 8 घटा दूं, 8 में से 7 गए तो 1 बचेगा, मतलब ब्रोमीन की जो संयोजकता है वो 1 है। अब इनकी संयोजकता को हमें क्या करना होता है? एक दूसरे के सफिक्स में ले जाना होता है। मैं ब्रोमीन की संयोजकता सिलिकॉन के पास लेके जाऊंगा और सिलिकॉन की ब्रोमीन के पास। अब सिलिकॉन के पास गया 1, तो Si1 Br4, 1 को हम लिखते नहीं इसलिए मैं लिख सकता हूं SiBr4। तो सिलिकॉन और ब्रोमीन से मिलकर जो अणुसूत्र तैयार होगा वो SiBr4 तैयार होगा। तो आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन और ब्रोमीन से मिलकर अणुसूत्र क्या मिलेगा? SiBr4। दूसरा है मेरे पास एल्यूमिनियम और सल्फर। चेक करो बेटा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो बाहरी कक्षा में है 3 इलेक्ट्रॉन। 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है, मतलब एल्यूमिनियम की संयोजकता है 3, राइट। अब सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर 4 से ज्यादा हो जाए तो उसमें से 8 घटाते, मतलब 8 में से 6 घटाओ तो कितना बचेगा? 2। तो सल्फर की संयोजकता है भाई 2। अब सल्फर की संयोजकता एल्यूमिनियम पे और एल्यूमिनियम की सल्फर।
एल्यूमिनियम पर कितने आई बेटा 2, तो Al2, सल्फर पे कितनी गई 3, तो S3। इसलिए एल्यूमिनियम सल्फाइड का जो फॉर्मूला होगा वो Al2S3 होगा। इसी के बेसिस पर यहां पर आंसर दे रखा है, तो पहला आंसर चेक करो। एक देखो, सिलिकॉन आवर्त सारणी के 14वें वर्ग का तत्व है जिसकी संयोजकता 4 है, राइट। ब्रोमीन जो 17वें वर्ग का सदस्य है की संयोजकता 1 है, अतः यौगिक का अणु सूत्र SiBr4 होगा, जो मैं समझाया मैंने आपको। सेकंड का आंसर देखो, आवर्त सारणी में 13वें वर्ग का तत्व एल्यूमिनियम है जिसकी संयोजकता 3 है। अच्छा, सल्फर 16वें वर्ग का तत्व है जिसकी संयोजकता 2 है, तो एल्यूमिनियम तथा सल्फर से बने यौगिक का अणु सूत्र Al2S3 होगा, Al2S3 होगा। क्लियर है बात बेटा? आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्या कहता है, वो कह रहा है कि जल से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दर्शाइए कि Na2O एक क्षारीय एवं Cl2O7 एक अम्लीय ऑक्साइड है। तो जल से क्रिया करके बताना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैं करके दिखा भी चुका हूं। तो याद रखना, Na2O जल से अभिक्रिया करके परबल क्षार बनाता है बेटा, जबकि Cl2O7 जल से अभिक्रिया करके परबल अम्ल बनाता है। कैसे, ध्यान से देखो, जब आप Na2O को पानी के अंदर डालोगे तो आपको पता है ये पानी के साथ जुड़ जाएगा और हमारा बनाता है 2NaOH जो कि एक परबल क्षार है, राइट बेटा। अब जैसे आप Cl2O7 को पानी के अंदर डालते हो तो ये पानी के साथ जुड़कर बनाता है 2HClO4, मैं पीछे समझा चुका हूं, जो कि एक परबल अम्ल है बेटा। क्या ये परबल अम्ल। और जैसे आप इनको लिटमस पेपर पर देखोगे तो परबल क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा और परबल अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। तो इनकी अम्लीयता और क्षारीयता आप लिटमस पेपर के प्रति देख सकते हो। तो जैसे यहां लिखा हुआ है, क्षारीय व अम्लीय गुण का परीक्षण आप लिटमस पेपर पत्र से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। नीट 2023 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा समझना बेटा। क्या कहता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, मुझे सही मैचिंग बतानी है कौन सी है। ध्यान से सुनना। पहला बेसिक ऑक्साइड, अब यहां पर जो मेरे पास इंडियन ऑक्साइड है, राइट, ये और हमारे पास स्टेनस ऑक्साइड है, स्टेनिक ऑक्साइड है, ये दोनों के दोनों हमारे पास एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक। और चूंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जबकि मेरे पास जो K2O है वो हमारा बेसिक ऑक्साइड है, तो भाई साहब तो कह रहे हैं कि हमारे पास ये बेसिक ऑक्साइड है सारे, जबकि बेसिक ऑक्साइड नहीं है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट। दूसरा न्यूट्रल ऑक्साइड, आप जानते हो CO मेरा न्यूट्रल ऑक्साइड है, N2O भी न्यूट्रल ऑक्साइड है, बट हमारा NO2 न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है। ये मेरा NO2 कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड है। कैसा है बेटा, एसिडिक ऑक्साइड है, इसलिए मैं इसको न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं बोल सकता। मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। एसिडिक ऑक्साइड, जब मैं एसिडिक ऑक्साइड की बात करता हूं तो Mn2O7 मेरा एसिडिक ऑक्साइड होता है, SO2 भी एसिडिक ऑक्साइड होता है, TO3 भी हमारा क्या होता है बेटा, एसिडिक ऑक्साइड होता है। ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि जितने ज्यादा ऑक्सीजन जुड़ेंगे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था उतनी ज्यादा बढ़ेगी। भाई -2 जुड़ गया तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई उसकी, तो उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी और जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी। मैं बता चुका हूं आपको। इसलिए तीनों के तीनों हमारे एसिडिक ऑक्साइड है, तो मैं कह सकता हूं ये ऑप्शन मेरा सही है, राइट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, BeO भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, G2O3 भी कह सकते हो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और GeO भी हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही है। तो ये आंसर भी मेरा सही हो सकता है, ये आंसर भी हमारा सही हो सकता है। लेकिन अगर करेक्टली मैचिंग करूं, वर्ड पे ध्यान दो, करेक्टली मैचिंग, यानी कि जो प्योर एसिडिक है वो हमारा यही प्योर एसिडिक होते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट बिल्कुल सही आंसर ये होगा। आप ये भी आंसर सही कह सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट अगर बिल्कुल दोनों में से एक सेलेक्ट करना हो तो दोनों में से अगर एक सेलेक्ट करना है तो C आंसर मेरा सही होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
जो नीट 2023 का है, ये भी नीट 2023 में आया हुआ है। और क्या कहता है बेटा, द करेक्ट सीक्वेंस, सही मुझे सीक्वेंस बताना है, गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं, कंटेनिंग न्यूट्रल, एक तो न्यूट्रल बेटा, फिर एसिडिक, फिर बेसिक एंड फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर ईच रेस्पेक्टिवली। मुझे क्या बताना है, पहले न्यूट्रल ऑक्साइड हो, फिर एसिडिक हो, फिर बेसिक हो, इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। चेक करते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड, बिल्कुल ये न्यूट्रल ऑक्साइड है NO। अच्छा, ZNO, ZNO, क्या मेरा ZNO एसिडिक ऑक्साइड है? नहीं भाई, ZNO एसिडिक नहीं है, बल्कि ZNO हमारा एम्फोटेरिक है, तो मतलब ये हमारा गलत हो गया। अच्छा, बी, ZNO, क्या ZNO न्यूट्रल ऑक्साइड है? नहीं भाई, ZNO अभी तो बताया एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये भी गलत हो गया। फिर सी पाते हैं, NO, NO मेरा न्यूट्रल ऑक्साइड है, CO2 हमारा अम्लीय ऑक्साइड है। फिर ZNO, अभी तो बताया ZNO एम्फोटेरिक है, जबकि उन्होंने यहां पर क्या दे रखा है, बेसिक होना चाहिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ये देखो, NO मेरा न्यूट्रल ऑक्साइड है, CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, CaO बेसिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक होता है, ZNO मेरा कैसा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मतलब ये आंसर मेरा क्या होगा, सही होगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो बेटा कितने क्वेश्चंस नीट में आए हुए हैं। नीट 2020 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग, मुझे मैचिंग करनी है। यहाँ ऑक्साइड और यहाँ मेरे पास क्या है, नेचर है, उस ऑक्साइड की नेचर है। CO नेचर, BaO नेचर है, Al2O3 है, Cl2O7 है, और मुझे इनकी नेचर मैचिंग करनी है। अब आप जानते हो जो CO होता है वो हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, CO न्यूट्रल। जो बेरियम ऑक्साइड है ये हमारा बेसिक ऑक्साइड होता है, मैं बता चुका हूं बेटा। Al2O3 आप सब जानते होंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, राइट। और जो बेटा Cl2O7 है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। अब आप मैचिंग कर सकते हो भाई, CO न्यूट्रल ऑक्साइड यानी कि A का आपको न्यूट्रल ऑक्साइड मिलेगा सेकंड, A का सेकंड। अच्छा, B का आपको मिलना चाहिए हमारा बेसिक, बेसिक का है बेटा फर्स्ट, तो B का फर्स्ट। C का एम्फोटेरिक यानी कि C का हमारा फोर्थ है बेटा, C का फोर्थ है, और एसिडिक क्या हो गया फिर, D का थर्ड। तो ये ऑप्शन देख लो कहाँ है, A का सेकंड, A का सेकंड, B का फर्स्ट, B का फर्स्ट, C का फोर्थ, C का फोर्थ है, D का थर्ड, D का थर्ड। ये हमारा आंसर होगा बेटा, ये हमारा आंसर होगा। बाकी नीचे भी देख सकते हो, A का थर्ड, नहीं भाई A का थर्ड तो है ही नहीं, गलत हो गया। A का फोर्थ भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो A का फर्स्ट भी गलत हो गया। तो ऊपर वाला आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। तो ये करेक्ट मैचिंग है, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो बेटा, क्या कह रहा है, मैच द ऑक्साइड गिवन इन कॉलम A विद इट्स प्रॉपर्टीज गिवन इट इन कॉलम B। यानी कि कॉलम A की जो प्रॉपर्टी दे रखी है वो कॉलम B से दे रखी है, और हमें मैचिंग करनी है। Na2 ऑक्साइड, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है आप जानते हो, हमारे पास कैसा ऑक्साइड है बेटा ये, हाँ बेसिक ऑक्साइड है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है बेसिक। Al2O3 अभी बताया था एम्फोटेरिक होता है, ये एम्फोटेरिक होता है। N2O हमारा एसिडिक ऑक्साइड, सॉरी न्यूट्रल ऑक्साइड, आई एम सॉरी, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, न्यूट्रल होता है। Cl2O एसिडिक होता है, कैसा होता है बेटा, एसिडिक। तो मैचिंग कर सकते हो बेसिक ऑक्साइड। फर्स्ट का कहां मिलेगा आपको, फर्स्ट का बेटा बेसिक ऑक्साइड, फर्स्ट का B है, फर्स्ट का B है। सेकंड का कहां मिलेगा आपको बेटा, एम्फोटेरिक, सेकंड का D है बेटा, सेकंड का D, राइट। थर्ड का कहां मिलेगा बेटा आपको, थर्ड का न्यूट्रल, थर्ड का A है। अच्छा, और बेटा एसिडिक ऑक्साइड यानी कि फोर्थ का आपको कहां मिलेगा बेटा, फोर्थ का आप देखोगे C में, फोर्थ का C। तो मैचिंग देख सकते हो, फर्स्ट का B है, सेकंड का D नहीं है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अच्छा, फर्स्ट का C नहीं है भाई हमारा, फर्स्ट का A नहीं है हमारा बेटा, रॉन्ग है भी। फर्स्ट का B है बिल्कुल, सेकंड का D है बिल्कुल, थर्ड का A है बेटा बिल्कुल, फोर्थ का C है, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट। बात समझ में आ रही होगी आपको, क्योंकि आपने ऑक्साइड को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हो आप,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक नेचर। मोस्ट एसिडिक, क्वेश्चन पे जाओ बेटा, मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? MgO, BeO, CaO, BaO। क्योंकि आप जानते हो इनका जब मैं सीक्वेंस बनाता हूं तो BeMg CaBa। अब ऊपर से नीचे की ओर चलने पर एसिडिक नेचर डिक्रीज करती है, एसिडिक नेचर डिक्रीज करती है बेटा, और बेसिक नेचर इंक्रीज करती है। बेसिक नेचर क्या करती है? इंक्रीज। अब चूंकि मुझे एसिडिक नेचर पे जाना है तो डिक्रीज करेगी, यानी कि जो बेरियम का ऑक्साइड होगा वो लेस एसिडिक होगा और जो बेरिलियम का ऑक्साइड होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा। इसका मतलब मोस्ट एसिडिक हमारा कौन होगा? BeO होगा, BeO होगा। क्लियर है बात बेटा? बात समझ में आ गई होगी।